हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो फिर से आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो एनसीईआरटी या बीटीसी जो कहिए दोनों सेम बुक होता है, उसका जो हिंदी मीडियम का बुक है उसी का हम प्रश्नावली 1.3 यानी चैप्टर 1 का जो 1.3 चैप्टर है उसी चैप्टर को आज हम लेकर के आए हैं। तो उसमें जितने सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो भी क्वेश्चन हमारे पास है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। तो आइए देखिए, पहला हमें क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास कई सारा क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मुझे सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आपके स्क्रीन पीपीटी पे दिख रहा होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम परिमेय संख्या समझते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, क्योंकि जरूरी है। बस ब्रीफ में हम समझेंगे 1-2 मिनट में। क्या देखिए, कोई भी संख्या जो p/q, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 के रूप में लिखा जा सके तो परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके जहां p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी q 0 नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि 3 है, आपसे कोई पूछे कि 3 क्या परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर नहीं है। यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी q 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 होगा यानी नीचे का डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, जिसको हम हर बोलते हैं, अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इसकी मान अपरिभाषित हो जाएगी। यानी कभी भी कहीं भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, हर 0 नहीं होता है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके जहां p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण आप 2/3 देख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 4/5 देख सकते हैं, परिमेय संख्या है। 6/7 देख सकते हैं, परिमेय संख्या है। यानी जिसके नीचे में 0 नहीं होना चाहिए और p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो इस तरीके से जैसे 1, 2, 3 जितनी प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। देखिए क्या है, तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 के रूप में नहीं लिखा जाए, यानी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाए। कहने का मतलब कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, और जब किसी भी संख्या को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 अपरिमेय संख्या होता है, √5 अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे 0.3521328 इस तरीके से हो डॉट डॉट, यानी ये यहाँ ना रिपीट करे ना कोई संख्या दोहराए, कुछ नहीं हो, तो उस तरीके की संख्या होता है अपरिमेय संख्या। आगे हम और आपको उदाहरण दिखाने वाले हैं, तो आइए देखिए चलते हैं। अब परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है वो देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि 12/16, ये तो क्या ये परिमेय संख्या का मानक रूप है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये 4 × 12 और 4 × 4 = 16, यानी 3/4 ये कट जाएगा। तो परिमेय संख्या का देखिए, एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप का होता है वो परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब ये p/q के जो फॉर्म में लिखा है तो इसके p और q में एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब p और q एक के अलावा और किसी से नहीं कटे, यानी कुछ भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो अर्थात HCF p और q का क्या होगा, 1 होगा। यानी हम दो भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या मानक रूप में तब कहा जाएगा जब p और q का महत्तम 1 हो, महत्तम 1 हो, यानी HCF 1 हो। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सीधा कि p और q में कुछ भी कटने वाला नहीं हो, और कुछ भी कटने वाला रहेगा तो वो मानक रूप में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहे कि 3/4 परिमेय संख्या का मानक रूप है, हम कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके बीच में कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं होगा। यानी इसका 3 और 4 का HCF जो है वो क्या होगा, 3 और 4 का जो HCF होगा वो कितना होगा, तो 3 और 4 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी HCF 1 होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए ये √2, √3, √5, √6, √7
ये सब देखिए, ये अपरिमेय संख्या के क्या है, उदाहरण दिए गए, याद रखिएगा। √2, √3, √5, √6, √7, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा पाई भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या है। देख लीजिए, थोड़ा याद रखिएगा, पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो है, पाई एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान 3.14 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन पाई जो है, पाई वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर न रिपीट हो रहा है न कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या आएगा वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी न रिपीट हो रहा है किसी एक संख्या का। ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 0 3 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 संख्या का रिपीट हो रहा है, 1 3 1 3 1 3, अगर 2 का भी रिपीट हो, 3 का भी बार बार रिपीट हो, चाहे 4 का भी रिपीट हो, रिपीट अगर होगा या एक ही डिजिट बार बार आएगा, तो एक ही अंक बार बार आए दशमलव के बाद, तो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर न रिपीट हो रहा है, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वही हाल इसके साथ है, तो ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बहुत सारे उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, और परिमेय संख्या का मानक रूप भी हमने देख लिया कि p/q में कुछ कटने वाला नहीं रहना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो वो मानक रूप में है, अगर कटेगा तो मानक रूप में नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके साथ एक प्रमेयिका समझिए, प्रमेय समझिए, कथन है, जिसका आगे के चैप्टर में हम बहुत तगड़ा यूज करने वाले हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे सारा चीज आपको समझ में आने वाला है। तो इस कथन को जरा समझिए, मोस्ट वीवीआई कथन है, स्टेटमेंट है। क्या देखिए कि यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, और p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए कि p कोई भी अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा, भाज्य अभाज्य मैंने पहले आपको बता चुका हूं। अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। तो p एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी जो a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। अर्थात मान लीजिए कि 5 को हमने मान लिया, यह तो एक अभाज्य संख्या है, दुनिया जानता है कि 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 1 से कटेगा और केवल 5 से कटेगा, यानी इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक 5, 2 ही से कटने वाला है, तो 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5। अब देखिए, अगर 5 है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करता है, मान लीजिए कोई भी a स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए हम संख्या यहाँ देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम a का मान मान लेते हैं 10, 10 हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो 10 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, 10 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 देखिए, अब कह रहा है, और 5 हमने माना है प्राइम नंबर p का वैल्यू। तो देखिए 5 अगर 100 को विभाजित करता है, तो जानते हैं आपकी 5 विभाजित करेगा 100 को कितना मरतबे, 20 मरतबे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 10। तो इस 10 को भी 5 काटेगा, बिल्कुल काटेगा, 10 5 से भी कटने वाला है, एकदम कटने वाला है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है आपको सीखना। जैसे मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या हो गया आपके पास, कोई भी अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं, 3 ले लिए, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, 3 अभाज्य संख्या है, और मान लीजिए 81 है जो कि स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो देखिए 3 से 81 कटता है, कई मरतबे 27 मरतबे कटेगा, 3 से 27 81 होता है, तो 81 का जो वर्गमूल होता है 9, ये भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो यानी कथन बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो देखिए अगर p एक अभाज्य संख्या है और अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका वर्गमूल होगा a, तो ये p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। वही बात इसमें लिखा गया है कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है, तो जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी p एक ऐसी संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वह a को भी विभाजित करेगा। तो मैंने 2-3 एग्जांपल भी आपके लिए दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉरी ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है, आपने समझ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा, एक क्वेश्चन को समझिएगा, आगे सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे सिद्ध करना है कि हम तो पहले से पता है हमको, हमने अभी आपको बता चुका हूं कि √5 √7 √3 क्या होता है, ये सब √5 √3 √7 ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि √16 क्या होगा,
तो √16 होगा परिमेय संख्या, क्योंकि 16 का वर्गमूल तो निकल जाता है, 4 होता है, तो ये परिमेय हो गया। आपसे कोई पूछे कि √25 क्या होगा बाबू, तो हम कहेंगे 5 होगा, और जब ये 5 होगा तो ये परिमेय होगा, यानी √25 परिमेय हो गया। √16 यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय, और नहीं निकले तो क्या होगा, अपरिमेय। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते, मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या भाई, अपरिमेय संख्या, ये मुझे सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, विरोधाभासी मेथड से प्रूव करेंगे। यानी विरोधाभासी एक ऐसा तरीका है जिसमें जैसे कि मान लीजिए मुझे √5 को अपरिमेय साबित करना है, तो हम √5 को क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, और √5 को परिमेय मानेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमारा कॉन्सेप्ट जो है सो उल्टा आ जाएगा, तो वहां पर हम सिद्ध कर देंगे इसका मतलब √5 अपरिमेय है। तो इसको विरोधाभासी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, यानी इसको कहते हैं विरोधाभासी मेथड, कंट्रेरी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या माना, मुझे सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या मानते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हमने क्या मान लिया, उसका विपरीत मान लिया। ठीक है, तो √5 को हमने क्या मान लिया, ये आपको मानना ही पड़ेगा, आप इसे याद कर लीजिए कि ऐसे मानना है हमको कि √5 एक परिमेय संख्या। जो जो स्टेप मैंने फॉलो किया है वही स्टेप आपको कॉपी में लिखना है, और पेपर में भी, एग्जाम में जाकर के परीक्षा में भी यही लिखना है। एकदम सीरियली वाइज बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, एकदम हर चीज मैंने इसमें लिख दिया है, तो आप ऐसे ही लिखेंगे पेपर में। ठीक है, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर संख्या परिमेय होगा तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q = 0 नहीं होगा। तो वही हमने किया कि हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, क्योंकि p परिमेय संख्या का परिभाषा यही कहता है कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, जहां q = not 0, तो q बराबर 0 नहीं होगा, और साथ ही साथ p और q यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, याद रखिएगा, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, और साथ ही साथ सहअभाज्य संख्या भी है, यानी p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। दूसरी भाषा में यह इसके पास कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तीसरी भाषा में p और q का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी p और q में कुछ कटने वाला नहीं है, तो याद रखिएगा p और q पूर्णांक है, और साथ ही साथ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये जो हमारे पास था इसको मैं कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √5 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो √5 का मल्टीप्लाई होगा q से, तो क्या हो जाएगा, √5q हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, √5q हो जाएगा, और आगे में क्या हो जाएगा, p आ जाएगा, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो √5q हो गया, और आगे में क्या हो गया, p। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर मैं क्या करता हूं, इसके दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो √5 p का जब हम वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा पता है ना, ये 5p² हो जाएगा, यानी √5 का स्क्वायर 5 होगा और p² का p²। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, 5q² लिखा गया। ठीक है, और p का जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, p², यानी 5q² बराबर हो जाएगा p²। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लिए हम इसको, याद रखिएगा इसको हमने क्या माना, समीकरण 1। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला अब उसी कॉन्सेप्ट को अपनाना है कि आप यहाँ पर देखिए कि 5q² = क्या हो गया, p²। इसका मतलब क्या होगा कि q² = क्या हो जाएगा भाई, p² बट्टा क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए कि जब p² बट्टा 5 आया तो ये q² देता है, और हम जानते हैं कि q एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है तो पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक ही होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं p पूर्णांक है तो पूर्णांक का स्क्वायर भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। तो देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि 5 से अगर हम p² में भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, और क्या आंसर आएगा, q², जो कि एक पूर्णांक संख्या होगा। और जब ये पूर्णांक आएगा तो इसका मतलब है कि 5q² को पूरा पूरा विभाजित करेगा। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा तो यहाँ पर दशमलव आना चाहिए। भाई p² को 5 पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा तो दशमलव में आता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि 5 जो है सो p² को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो वही बात मैंने लिखा है यहाँ पर कि 5 जो है सो वो क्या करता है, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 5 क्या करेगा, इस p² को क्या करेगा, विभाजित करता है।
और अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। मैंने अभी आपको एक कथन बताया था, याद है ना आपको कथन, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कथन मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ठीक है, सॉरी एक मिनट, वो कथन मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने भी आपको समझाया था। ये रहा, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, तो इसी कथन के अकॉर्डिंग हमारा काम यहाँ पर होना है। ये वाला कथन है और इसी कथन से अभी मैंने अभी पढ़ा था वहां पर कि विभाजित करता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट कि अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 5 किसको विभाजित करेगा, 5 को भी, इसका वर्गमूल पी है तो पी को भी विभाजित करेगा। और हमने समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हमने मान लिया P इक्वल टू क्या मान लिया, 5 के। हमने क्या माना, P इक्वल टू 5 के, जहां K कोई पूर्णांक है। अब ऐसा क्यों माना, इसका भी लॉजिक है। तो आप पहले स्लाइड में चलिए, यहां देखिए 5 क्या करता है, P को विभाजित करता है। यहां पर लिखा हुआ है कि 5 P को विभाजित करता है। तो अगर 5 P को विभाजित करेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, आप समझिए इसको जरा सा। मैंने यहाँ पर P बराबर 5 के क्यों बनाया है, तो देखिए चूंकि 5 जो है सो P को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 5 अगर P को पूरा पूरा काटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि P का मान या तो 5 होगा तभी पूरा पूरा कटेगा, या तो 10 होगा तब पूरा पूरा कटेगा, या तो 15 होगा तभी पूरा पूरा कटेगा, या तो 20 होगा तभी पूरा पूरा कटेगा। यानी ये सब संख्या ऐसी संख्या होगा जो 5 से पूरा पूरा कटने वाला होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, जो कि देखिए ये 5 है, ये 5 के हुआ, जहाँ के का मान यहाँ पर 1 हो गया। इसको हम 10 को हम 5 के इसको ही बोल सकते हैं, जहां पर के का मान क्या होगा, 2 होगा। इसको भी 5 के मान सकते हैं, जहां के का मान क्या होगा, 3 होगा, यानी 5 या 15। अर्थात हम p को कुछ भी मान सकते हैं। p को क्या मान सकते हैं, 5 के मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं 5 के, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 p को विभाजित करता है। तो 5 अगर p को विभाजित करता है, इसका मतलब हुआ कि p 5 के रूप का हो। तो हमने मान लिया कि p इक्वल टू 5 के, जहां k कोई पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो p का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 आपका यहाँ पर था, देखिए ये था समीकरण 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यही है ना आपका समीकरण, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या था, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर था। तो हमने p की जगह क्या डाल दिया, 5q स्क्वायर इक्वल टू, हमने p माना 5 के, तो यहाँ पे 5 के डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी यहाँ 25, सॉरी 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 के स्क्वायर q इक्वल टू कितना हो गया, 25 के स्क्वायर हो गया। अर्थात 5q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 25 के स्क्वायर आ गया, ठीक है। और जब यहाँ से 5 से हम काट देंगे 25 को, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जब इसका अगला स्टेप हम करते तो यहाँ पर होता k स्क्वायर इक्वल टू, इस 5 को हमको इसके नीचे रख देंगे 5 को, यानी k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि अगर 5 से हम q स्क्वायर में भाग देते हैं तो k स्क्वायर आता है, और चूंकि k एक पूर्णांक था इसलिए एक पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और पूर्णांक संख्या तभी आएगा जब 5 जो है सो k स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो अगर 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब 5 क्या करेगा, q को विभाजित करेगा। अभी मैंने एक कथन पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को विभाजित करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। अब हम इसको समीकरण 3 माने। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखिए कि यह निष्कर्ष निकलता है। वहां पर हमने देखा कि 5 p को विभाजित करता है, समीकरण किस में देखा, 2 में दिखा ये बात, और समीकरण हमने 3 में देखा कि 5 q को विभाजित करता है, इसलिए हमने समीकरण 3 में देखा। इसका मतलब है कि 5 p को विभाजित करता है और 5 q को विभाजित करता है। लेकिन हमने जो माना था कि भाई p और q पूर्णांक है और सह अभाज्य संख्या है, मतलब p और q किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है,
ऐसा हमने माना है, सअभाज्य माना है, मतलब P और Q के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों क्या हो सके, कट सके। लेकिन अभी लास्ट में मैंने क्या साबित कर दिया, लास्ट में ये हमारा सिद्ध हो गया कि 5 से P भी कट रहा है, 5 से Q भी कट रहा है, यानी 5 से P और Q दोनों कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के बीच एक उभयनिष्ठ खंड, सॉरी P और Q के बीच एक उभयनिष्ठ खंड था, उसका नाम था 5। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मानना था स्टार्टिंग में, यहाँ लिखा हुआ है, अतः हमारा मानना कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, उसके विरोधाभासी हो गया, यानी उसके विरोध में आ गया, उल्टा आ गया। तो अतः हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। हमने जो √5 को क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था, वो गलत हो गया, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ देख रहे हैं, वहां पर आया P और Q के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो हम जो माना वो गलत माना। अतः इसलिए कह सकते हैं अतः कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सत्यापित हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आदमी अगर इस क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व करना चाहता है तो सबसे पहले उसको √5 को, मतलब अभी मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो वहां पर तो ये नहीं ना पता है कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अगर आप इसको डिटेल से बनाना चाहे तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर सिद्ध करना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √5 को अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा, और तब जा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं यहाँ पर √5 को परिमेय सिद्ध नहीं अपरिमेय सिद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है। तो अगर आप करना चाहे, अगर आप डिटेल्स से पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो आप आगे पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं चाहे तो मैंने क्या किया, फिर वही मेथड अपनाया। 3 + √5 को हमने क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हमने क्या माना, परिमेय माना। ठीक, अब देखिए जैसे हमने परिमेय माना इसको, तो इतना बराबर 3 + √2, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए 3 + 2√5 = क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या का भाई परिभाषा है कि अगर परिमेय होगा तो उसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां Q = not 0 लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 3 + 2√5 = क्या लिख दिया, P/Q, और जहां Q = not 0। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, छूट गया, आप लिख लेंगे कि जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और क्या है, सहअभाज्य संख्या भी है। ये बात आप लिख लीजिएगा, सहअभाज्य संख्या भी है। ठीक है, ये आपको लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप इसके बाद लिखेंगे Q = 0 के आगे में लिख देंगे। ठीक है, कि P और Q पूर्णांक है और सहअभाज्य संख्या भी है। ठीक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था आप वहां से लिख सकते हैं। तो ठीक है, या Q = not 0। अब देखिए इसमें क्या किया कि 2√5 को यहीं पर मैंने छोड़ दिया और 3 को ले आया राइट साइड, तो 3 राइट साइड आएगा तो -3 आ जाएगा, यानी P/Q -3 आ जाएगा, और इधर 2√5 भी रहेगा। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, बट्टा पर का घटाव करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, P- गुना हो जाएगा, P-3Q हो गया, ये क्या हो गया, P-3Q हो गया, P- क्या हो गया, 3Q हो गया, और बट्टा में क्या आएगा, Q आएगा। ठीक, तो ये भी हमारा साबित हो गया। अब देखिए √5 = क्या हो जाएगा, P-3Q बट्टा क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2Q हो जाएगा। P-3Q = क्या बट्टा क्या जाएगा, 2Q। ठीक है, ये आपको आ गया। अब ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और ये Q भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब भाई P भी पूर्णांक, P पूर्णांक, 3 ऑलरेडी पूर्णांक, Q भी पूर्णांक। तो देखिए पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक ही होता है, और नीचे में भी 2 पूर्णांक और Q पूर्णांक, यानी ये भी पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, अर्थात ये कैसी संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। और √5 को हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए मैंने बोला था कि हम तो सिद्ध कर लिए हैं, लेकिन एग्जाम में अब चाहे तो √5 को अपरिमेय साबित पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या पता कि √5 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो वैसे आपने तो आप लिख सकते हैं कि मैं जानता हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। आगे ये चीज मैंने आपको डिटेल्स में लिखा है, आप यहाँ पर देखिए क्या है कि इसलिए P और Q पूर्णांक है, और P-3Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्योंकि P और Q पूर्णांक है तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा तो पूर्णांक ही आएगा।
2q भी पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक होगा। तो समीकरण 2 का दायां पक्ष एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी जो समीकरण 2 आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है समीकरण जो दो ये दिख रहा है, तो ये तो हो गया परिमेय, इधर हो गया परिमेय, ये परिमेय हो गया, ठीक है। और √5 क्या हो गया, अपरिमेय। भाई ये कैसे हो सकता है, परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकता है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो देखिए वही बात मैंने आगे यहाँ पर लिखा है कि समीकरण 2 का दायां पक्ष परिमेय संख्या हो गया, किंतु जो बायां वाला पक्ष था वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम एक विरोधाभास पाते हैं, यानी हमें विरोधाभासी आ गया कि एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, एक विरोधाभासी प्राप्त हुआ। अतः हमारी यह मान्यता कि 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5 परिमेय संख्या है वह क्या है, गलत है। हमने जो माना था कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। तो अगर वो परिमेय नहीं है तो क्या है, तो इसका मतलब हुआ कि इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। ये जो 1/√2 है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो फिर हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे, विरोधाभासी मेथड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1/√2 को क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लिया जो माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा से हो जाएगा। तो इसका मतलब, और q इक्वल टू नॉट जीरो, q तो जीरो होता नहीं है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और p और q पूर्णांक है, p और q क्या होता है, पूर्णांक है, और साथ ही साथ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या भी है। तो ये तो पहले से आप समझते आ रहे हैं कि p और q सहअभाज्य है, मतलब इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी p और q के बीच में कटने वाला नहीं होना चाहिए। p और q ऐसी संख्या होगा जो कटेगा नहीं, ठीक है, तो वह सहअभाज्य संख्या। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए √2p हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो q को 1 से गुना होगा तो q हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब उसके आगे हमको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसको जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ पर कॉमन लगा के आप आगे लिखना, थोड़ा सा यहाँ पे सट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक मतलब हो गया है, तो उसका आप कर आगे लिख सकते हैं। इसको नीचे लिखिएगा आप, नीचे लाइन में दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 2p² बराबर q²। आप यहाँ देखिए पहले एक बार, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जब आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो देखिए √2p इक्वल टू क्या है, q है, √2p इक्वल टू q। मैं आपको इसमें लिख करके दिखाता हूँ। ये हो गया आपका √2p इक्वल टू q हो गया। और जब इसको बोथ साइड स्क्वायर किया जाएगा तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, और p का स्क्वायर क्या होगा, p² इक्वल टू क्या होगा, q का स्क्वायर q²। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2p² इक्वल टू क्या होगा, q², ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। अब मुझे बताइए, अगर यहाँ से 2p² इक्वल टू क्या आ गया, अगर q² आ गया तो इसका मतलब है p² इक्वल टू क्या होगा, q² बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से जब q² को भाग देते हैं तो p² आता है, और चूंकि p पूर्णांक था तो ये तो एक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। और अगर ये पूर्णांक आता है इसका मतलब q² जो है वो 2 से पूरा विभाजित होगा। तो इसका मतलब वही बात है, यहाँ देखिए कि 2 क्या करता है, q² को विभाजित करती है, तो इसका मतलब 2 क्या करेगी, q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। 2 क्या करेगी, q को भी विभाजित करेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे ही 2 q को विभाजित करेगी, अगर 2 q को विभाजित करेगी इसका मतलब q क्या होगा, 2 से कटने वाली संख्या होगा, क्योंकि पूरा विभाजित करता है। इसका मतलब q का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी ये क्या हो सकता है, 2 के रूप का, जहाँ k का मान क्या होगा, 1। ये 2 के रूप का, जहाँ k का मान क्या होगा, 2, अर्थात k का मान 2 होगा तो 2 दूनी क्या होगा, 4। ये भी होगा 2 के रूप का, यानी जहाँ k का मान क्या होगा, 3, 3 दूनी 6, यानी क्योंकि k एक पूर्णांक है तो k का मान कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। तो 1, 2, 3 तो पूर्णांक ही है। तो देखिए मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, q को मान लेता हूँ 2k। इसलिए माना हमने 2k क्योंकि q जो है सो 2 से विभाजित है, 2 से कटने वाला है, तो इसका मतलब q जो है वह 2k के रूप का होगा। 2 या 2 होगा या 2 का कोई मल्टीपल होगा।
मल्टीपल होगा। तो q इक्वल टू हमने 2k माना जहां k कोई पूर्णांक है, ठीक। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं q का मान। तो जैसे ही q का मान हम रखेंगे तो 2p² इक्वल टू क्या आएगा आपको, q के जगह आप क्या डालेंगे, हम डालेंगे 2k डालेंगे, तो 2k हम डाल देंगे। और जब 2k डालेंगे तो देखिए इसका तो स्क्वायर होना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्वायर करना है, तो 2p² और इसका जो स्क्वायर होगा q का मान डाल के, तो ये हो जाएगा 2p² इक्वल टू 4k²। 2p² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4k²। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी p² इक्वल टू क्या आ गया, 2k² आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये स्टेप तो मैंने कर लिया था, ये स्टेप मेरा यहाँ है, p² इक्वल टू 2k²। यहाँ कट जाएगा ना, 2 दूनी क्या कट जाएगा, 4 कटेगा, तो यानी p² बचा यहाँ पर और यहाँ पर 2k² बचा, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है p² इक्वल टू 2k²। अब आप मुझे बताइए कि अगर p² इक्वल टू आता है 2k² आता है, तो अगर मैं p² 2 कर दूं, इस 2 को इधर ले आऊं तो k² हो जाएगा, अर्थात 2p² को क्या करेगा, भाग देगा, तो पूरा पूरा कट के हमारा क्या आएगा, k² आएगा। 2 को से अगर हम p² में भाग करेंगे तो आगे में क्या आएगा, k² आएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या आएगा, k² आएगा। इसका मतलब है कि 2p² को विभाजित करता है, तो देखिए अगर 2 क्या करता है, 2p² को विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, और अगर 2 p को विभाजित करेगा तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकलता है कि p और q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्योंकि हमने समीकरण 2 को और समीकरण 3 को अगर देखते हैं तो वहां पर 2 क्या करता है, q को विभाजित करता है, और यहाँ पर 2p को विभाजित करता है, मतलब q और p के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 2 है, ठीक है, 2 है, यानी p और q के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2 है, जो कि हमारे मानना के विरोधाभासी है। हमने पहले क्या माना था, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो हम माने थे कि जहां पर p और q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, मतलब दोनों में कुछ भी कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या निकल करके आया है कि 2 से p और q दोनों कटेगा, अतः हमारा मानना कि 1/2√2 एक परिमेय संख्या है, यानी गलत है। यानी हमने जो माना था कि p और q के बीच में कुछ भी कटने वाला नहीं तो कटने वाला है, यानी ये एक विरोधाभासी हो गया हमारे मानने का, तो हमने माना वो गलत मान लिया, अतः हमारा मानना कि 1/2√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। और अगर परिमेय संख्या नहीं है तो अतः हम कह सकते हैं कि 1/2√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सत्यापित हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। तो यहाँ देखिए 7√5 को मुझे अपरिमेय साबित करना है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, सब में मानते आ रहे हैं। अगर परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और यहाँ q इक्वल टू नॉट 0 ठीक ही है, और यहाँ पर p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, और साथ ही साथ सह-अभाज्य संख्या भी है, यानी p और q आपस में कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्या करूंगा, √5 को यही छोड़ दूंगा, तो √5 यही है, और p इक्वल टू क्या हो गया, 7q। ये 7 कहाँ आ गया, इसके साथ आ गया, नीचे आ गया। यानी अगर आप 7√5 इक्वल टू अगर क्या होता है, p/q होता है, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 7q हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर नीचे में आ जाएगा। तो वही काम यहाँ हुआ, √5 को हमने वही छोड़ दिया और इस 7 को यहाँ ले आया इसके साथ, तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, p/7q हो गया। हमने इसको समीकरण क्या मान लिया, 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए p भी पूर्णांक था, यहाँ पर हमने माना हो p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक कैसी संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। और √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हम जानते हैं, पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब आप बताइए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में देखिए, यहाँ डिटेल्स में लिखा हूं कि समीकरण 1 का बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इधर क्या था, √5 था और आगे एक संख्या है, जबकि दायां भाग एक परिमेय संख्या है। इधर क्या आया है, इधर आया है
P बट्टा 7Q 7Q, यानी इधर आया है हमारा P अपॉन में क्या आया है, P अपॉन में क्या आया 7Q आया है। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय, देख रहे हैं बायां पक्ष क्या है अपरिमेय और दायां पक्ष क्या है परिमेय, जो कि एक दूसरे के क्या है विरोधाभासी है, एक दूसरे को विरोध करता है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अतः हमारा मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः हम कह सकते हैं इसलिए कि 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी सत्यापित हो गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं कि 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज मुझे यहाँ पर क्या करना है, साबित करना है कि 6√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही काम करेंगे, माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, मुझे अपरिमेय साबित करना है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इसलिए 6√2 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन में Q, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा यही है, हर क्वेश्चन में वही करते आ रहे हैं कि अगर 6√2 परिमेय संख्या है तो उसको P बाई Q के हम रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0 होगा और P और Q क्या है पूर्णांक है, तथा P और Q क्या है सह अभाज्य संख्या भी है। हर चीज में वही बात लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, √2 को वही छोड़ दिया और 6 को इधर लिया, यानी हमारे पास जो 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या है P अपॉन में क्या है Q है। तो मैं क्या करता हूँ, √2 को यही छोड़ देता हूँ और P बाई Q माइनस क्या करूंगा 6 कर दूंगा, और मैं इसे सॉल्व जब करूंगा तो ये √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P माइनस 6Q अपॉन में क्या हो जाएगा Q। ठीक है, जो सॉरी नीचे में P माइनस 6Q इक्वल टू Q होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर Q होना था, मिस्टेक है थोड़ा सा, 2 नहीं होगा, याद रखिएगा 2 की जगह क्या होगा Q होगा। तो ये स्टेप मुझे आया, क्या स्टेप आया मुझे, √2 इक्वल टू क्या आया P माइनस 6Q इक्वल टू Q। अब आप देखिए कि ये भी एक पूर्णांक है, नीचे भी एक पूर्णांक है, यानी P भी पूर्णांक Q भी पूर्णांक, पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा पूर्णांक, ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q है, तो इधर वाला क्या हो गया एक परिमेय हो गया, क्योंकि पूर्णांक बाई पूर्णांक है, और √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे साबित कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, अगर डिटेल समझना चाहते हैं तो इसे आप साबित करना पड़ेगा कि √2 अपरिमेय है, तब इसमें लगाए। वैसे हम जानते हैं कि √2 क्या है अपरिमेय। तो देखिए बायां साइड अपरिमेय और दायां साइड परिमेय, क्या ये सही है, नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 में बायां पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है एक परिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभासी प्रकट करता है, यानी एक दूसरे के विरोध में है कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है, यानी हमने जो माना था कि 6√2 एक परिमेय संख्या है वो गलत था। इसका मतलब वो अगर परिमेय नहीं है 6 प्लस √2, तो इसका मतलब 6 प्लस √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, यानी 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो घर पे रहे, क्योंकि कोरोना का टाइम फिर से बढ़ रहा है, तो लगातार इस वीडियो को देखते रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर।